तो लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट, है ना, हाउ डज ए वेव रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में फर्स्ट विल टॉक अबाउट हाउ डज ए वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम लूज एंड और फ्री एंड। देखो हम लूज एंड कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे कोई भी स्ट्रिंग है उसको एक बहुत ही लाइट थ्रेड से अटैच कर दो। इस केस में हमने एक बहुत लाइट रिंग से अटैच करा हुआ है हमारी थ्रेड को, है ना, सेम मासलेस रिंग है, तो ये लूज एंड या फ्री एंड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इस केस में हम बताएं पूरी वेव की जगह सिर्फ एक पल्स जनरेट करेंगे और देखेंगे कि जब पल्स जाती है तो होता क्या है। देखो ना, देखो हुआ क्या है ना, जब ये पल्स गई तो पल्स का एम्पलीट्यूड ए था पर रिंग 2a हाइट तक ऊपर गई। अब ऐसा हुआ कि इसको हम समझेंगे जरा, है ना, इसको समझते हैं। फिर से एक बार फिर से मैं पल्स को सेंड करता हूँ। ठीक है ना, तो पहले तो उसको समझने से पहले सबसे पहले ये चीज समझो कि जैसे यहाँ पे जो पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल, उसकी मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन वो ए है ना, उसका एम्पलीट्यूड ए है, पर रिंग 2a हाइट तक जा रही है। तो सबसे पहले तो समझो कि जैसे ये ग्रीन पार्टिकल है, अब थोड़ी देर में ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ए हाइट पे जाएगा, तो ये ए हाइट पे जाके रुक क्यों जाता है, ये और ऊपर तक क्यों नहीं जाता, पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं ना। देखो अभी ये पार्टिकल, इस पार्टिकल ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, जैसे जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि ये पार्टिकल क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ये अपने आगे वाले पार्टिकल्स को ऊपर खींच रहा है, मतलब इसके आगे वाले पार्टिकल्स इसको नीचे खींच रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। अब यही रीजन है कि थोड़ी देर बाद जैसे ही ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, जैसे ही पहुंचा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, इसकी वेलोसिटी देखो जीरो हो गई। अब इसके बाद ये जीरो हो गई, तो अब ये वापस नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि अब ये इस ग्रीन पार्टिकल के पीछे जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे नीचे जा रहे हैं कुछ वेलोसिटी से, सो दे आर पुलिंग इट डाउनवर्ड, तो इसलिए थोड़ी देर बाद अब ये नीचे जाने लगेगा। ठीक है, पर ये रिंग टू हाइट तक क्यों गई, इसको समझने के लिए हम एक पल्स जनरेट करते हैं ना। ठीक है, देखते हैं उस पल्स को जाने से क्या होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, हम बिल्कुल स्लो मोशन में देखते हैं ना। देखो जैसे ही ये पल्स गई तो क्या हो रहा है कि ये अभी सारे के सारे पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, तो ये इस रिंग को ऊपर खींचते हैं, तो ये रिंग ऊपर के डायरेक्शन में स्पीड गेन करना स्टार्ट कर दिया इस रिंग ने। और देखो जैसे ये रिंग ऊपर जाने लगी, देखो अभी हुआ क्या था, अभी जैसे ये पहले जो पार्टिकल्स थे वो सिर्फ ए हाइट तक जाते थे फिर रुक जाते थे, क्योंकि उन पार्टिकल्स को उसके आगे वाले पार्टिकल खींच के रोक देते थे। पर देखो रिंग के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब रिंग को ये पीछे वाले पार्टिकल्स ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहे हैं, पर रिंग के आगे कोई भी पार्टिकल्स नहीं है जो उसे नीचे खींचे। इसलिए रिंग जब ए हाइट पे पहुंचती है तो वो रुकती नहीं है, मतलब सॉरी हाँ वो रुकती नहीं है, क्योंकि वो उसका कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन हो रहा था, उसको पीछे वाले पार्टिकल कंटिन्यूसली ऊपर खींच रहे थे, पर ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं था जो उसे नीचे खींचे। इसलिए जब वो ए हाइट पे पहुंची वो रुकी नहीं, इंडीड उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी है। देखो अब उसके बाद क्या होगा, जब ये रिंग ए हाइट पे पहुंच गई तो बाकी सारे पार्टिकल्स उसके नीचे है, अब ये सारे पार्टिकल्स उसे नीचे खींचना स्टार्ट कर देंगे, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी और अब वो 2a हाइट पे जाके रुक जाएगी। देखो, देखो अब रिंग 2a हाइट पे जाके रुक गई, अब रुकी। अब उसके बाद क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स उसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो अब रिंग के पास नीचे के डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी, देखो हम देख सकते हैं। और देखो ये पल्स वापस हमारी जनरेट हो गई। तो देखो हमको समझ में आ रहा है अब जब इसमें पहले तो वेव कैसे रिफ्लेक्ट हुई, पहले तो रिंग 2a हाइट तक क्यों गई, और जब फिर वो नीचे आई तो हमारी देखो हमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, फोर्सेज के टर्म में समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे फेस डिफरेंस जीरो है, पल्स जैसे गई थी बिल्कुल उसी फेस में वापस आ गई है। तो अब हम देखेंगे कि जब एक पल्स या वेव फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट होती है तो क्या होता है ना। ठीक है, तो मैं एक पल्स को जनरेट कर रहा हूँ और देखते हैं फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट होने पे क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए हमारी वेव जो है वो इन्वर्ट हो गई है ना, पल्स हमारी इन्वर्ट हो गई। तो सबसे पहले तो समझो जो पल्स इन्वर्ट हो गई उसी को हम 180 डिग्री का फेस चेंज बोलते हैं, क्योंकि अभी उसका एम्पलीट्यूड ए था, ऊपर जा रहे थे, अब देखो अब सारे के पार्टिकल नीचे जा रहे हैं। और साइन पाई प्लस थीटा भी माइनस साइन थीटा होता है, कॉस पाई प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है। तो आप बोल सकते हो उसमें पाई ऐड हो गया ना, क्योंकि नेगेटिव हो गया मतलब पाई ऐड हो गया। ठीक है, तो अच्छा अब हम इसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी वेव आखिर इन्वर्ट हुई क्यों, उसमें पाई का फेस चेंज क्यों आया। ठीक है, तो मैं फिर से एक और पल्स जनरेट करता हूँ। ओके, देखो अब हम बिल्कुल स्लो मोशन में देखेंगे आखिर हो क्या रहा है। देखो, देखो हुआ क्या है कि अब पहले तो समझो ये पीछे वाले पार्टिकल सारे नीचे जा रहे हैं, इनके पास ऑलरेडी नीचे वेलोसिटी है, ये पार्टिकल ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इस ग्रीन पार्टिकल को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये ग्रीन पार्टिकल फिक्स्ड है, इसको पकड़ रखा है, तो ये ऊपर तो खींच नहीं सकता है ना, आप इसको ऊपर नहीं खींच सकते। तो अब ये रेड पार्टिकल्स ग्रीन पार्टिकल को ऊपर खींच रहे हैं, तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये ग्रीन पार्टिकल इन पार्टिकल्स को नीचे खींच रहा है। तो क्या हो रहा है, ग्रीन पार्टिकल तो खींच नहीं पा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये इन रिटर्न इन सारे पार्टिकल्स को नीचे खींचने लगा।
तो ये क्या करता है, इन सारे ये जो रेड पार्टिकल्स के ऊपर के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी उसको जीरो करता है और उनकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर देता है, और इन पार्टिकल की वेलोसिटी ऑलरेडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी। तो एक इंस्टेंट ऐसा आता है कि सारे के सारे पार्टिकल नीचे जाने लगेंगे। देखो ध्यान से देखते हैं हम, देखो देखो सारे पार्टिकल, ये पार्टिकल ऑलरेडी नीचे जा रहे थे और इस ग्रीन वाले पार्टिकल ने इन सारे पार्टिकल्स को पकड़ के नीचे के डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी। देखो अब सारे पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं। अब एक इंस्टेंट ऐसा आ रहा है जब हमको स्ट्रिंग बिल्कुल फ्लैट दिख रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे वेव ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि इस समय इन सारे पार्टिकल्स के पास एक वेलोसिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और सबसे ज्यादा वेलोसिटी बीच वाले पार्टिकल के इस पार्टिकल के पास है अप्रोक्सीमेटली। तो देखो क्या होगा, देखो वो वापस आ गए, और देखो क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी थी इसलिए वो सबसे ज्यादा नीचे आया और वापस हमारी पल्स तैयार हो गई, और देखो अब ये पल्स प्रोपेगेट कर रही है। तो आई थिंक ये हल्का फुल्का आइडिया देते हैं, और अब आप जितने ज्यादा डेप्थ में सोचोगे उतने ज्यादा आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, ओके। तो हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं जहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टैंडिंग वेव्स की जो पैटर्न होती है वो एक्चुअली में किस तरह से जनरेट होती है और वो क्या होती है। पर उसको समझने के लिए पहले हमें वेव इंटरफेरेंस से समझना पड़ेगा कि दो वेव आपस में एक्चुअली में किस तरह से इंटरफियर करती है ना, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने रिंग ली है, मतलब ये लूज एंड की तरह एक्ट कर रहा है, और ये भी अगर इनके सोर्स मूव नहीं कर रहा है तो ये फिक्स्ड एंड की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे पहले मैं एक पल्स जनरेट करता हूँ, अब थोड़ी देर बाद देखो मैं दूसरी पल्स जनरेट कर दूंगा। तो देखो अब होगा क्या, ये पल्स फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होगी, है ना, फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होगा और जिस जिस फेस में गई थी उसी फेस में वापस आएगी। तो देखो ये वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है और ये वेव आगे जा रही है। अब देखो ये दोनों वेव इंटरफियर कर रहे हैं, तो देखो इसका भी एम्पलीट्यूड देता है, इसका भी एम्पलीट्यूड ये था। जब दोनों इंटरफियर करेंगे तो देखो दोनों का एम्पलीट्यूड 2a हो गया, और अब दोनों पास करेंगे। जो वेव रिफ्लेक्ट करी थी वो यहाँ पे पास कर गई, और जो वेव इस डायरेक्शन में जा रही थी वो ये है। तो देखो जब भी दो वेव्स का सुपरपोजिशन होता है तो जिस टाइम के लिए सुपरपोजिशन हो रहा है वो मिल रही हैं, तो उस समय उनके जो भी पोजीशंस हैं एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाते हैं। पर उसके बाद जब वो पास कर जाती है तो वो इस तरह से बिहेव करती है जैसे कि बीच में कुछ हुआ ही नहीं, मतलब दो पल्सेस आई, हाथ मिलाया, हाय हेलो करा और फिर वो अपने रास्ते चली जाती हैं, उनको एक दूसरे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। अब देखो ये वाली वेव फिर रिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली वेव फिर रिफ्लेक्ट हो गई फ्री एंड से। अब ये वेव देखो यहाँ पे ये पार्टिकल फिक्स एंड की तरह बिहेव करेगा, तो अब ये वेव जब रिफ्लेक्ट होगी तो 180 डिग्री फेस के साथ होगी ये वाली पल्स। तो देखो क्या होता है, ये वेव तो इरेक्ट ही है और ये वेव इन्वर्टेड हो गई। अब ये दोनों देखो जब इंटरफियर करेंगे तो क्या होगा, इसके पास ए एम्पलीट्यूड है और इसके पास भी एम्पलीट्यूड ए है। जब ये और पर ये दोनों इस समय अपोजिट डायरेक्शन में, तो देखो जब इंटरफियर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम स्लोली देखते हैं क्या हो रहा है। देखो ये सारे पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं और ये वाले पार्टिकल यहाँ पे जा रहे हैं। इन सारे पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये इन पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो हमें मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो। देखो अब एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब ये दोनों पल्सेस एक दूसरे के ऊपर होंगी, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि दोनों ही मतलब दोनों पल्स अपोजिट डायरेक्शन में थी एक। तो इस समय एक इंस्टेंट के लिए मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग फ्लैट दिख रही है, जैसे कि वहां पे कोई पल्स ही नहीं है ना, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे अभी एक वेव है एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके पास एक वेलोसिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मतलब एक एनर्जी है, और यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनके पास एक वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इनके पास भी एनर्जी है। तो जैसे ही मैं इसको आगे करूंगा ये वेव देखो वापस ये आ गई वेव, तो ये जो पार्टिकल्स थे ये नीचे गए और एक वेव इस डायरेक्शन में जाने लगी जो यहाँ से पास हो रही थी, और जो वेव यहाँ से आ रही थी वो वेव वापस यहाँ पे जाने लगी। ठीक है, हम देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं नॉर्मल मोड में भी आपको दिखा देता हूँ, कई तरह के रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं किस तरह से कर रहे हैं। इसी को हम वेव इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन कहते हैं। अगर हमको ये चीज समझ में आ गई तो अब हम स्टैंडिंग वेव्स समझ पाएंगे कि एक्चुअली में स्टैंडिंग वेव्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझो इसको होती क्या स्टैंडिंग वेव, हम वो समझते हैं। देखो कभी भी ये बस इतना सा ध्यान रखो, दो आइडेंटिकल वेव्स मतलब हर चीज में अगर वो सेम है, उनका एम्पलीट्यूड सेम है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, मीडियम तो सेम हो गई अगर इंटरफियर करना है तो दो आइडेंटिकल वेव्स जब भी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, मतलब एक अगर लेफ्ट टू राइट जा रही है और दूसरी अगर राइट टू लेफ्ट जा रही है, तो हमेशा स्टैंडिंग वेव बनेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है, ये मैटर नहीं करता। तो इस बार मैं साइनसोइडल वेव जनरेट करूंगा। ठीक है, तो हम जनरेट करते हैं। तो यहाँ से एक साइनसोइडल वेव जनरेट हुई जो इस डायरेक्शन में जा रही है। अब ये फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होगी तो एक आइडेंटिकल वेव अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। अब ये दोनों वेव देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब दो वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा है। एक्चुअली में एक वेव जो सोर्स से जनरेट कर रहा है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है,
और अब फिर वो एक वेव है जो फ्री हैंड से रिफ्लेक्ट होकर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे दो आइडेंटिकल वेव्स हैं, है ना। जब वेव का रिफ्लेक्शन होता है तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है, एम्पलीट्यूड भी वही है, और मीडियम क्योंकि सेम ही है तो वेलोसिटी तो सेम होगी, वेव वेलोसिटी। तो ये दोनों वेव्स आइडेंटिकल हैं, जो वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। तो अभी मैंने कहा था जब दो आइडेंटिकल वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनके इंटरफेरेंस से स्टैंडिंग वेव बनती है। तो यहाँ पे हमने सेम सिचुएशन क्रिएट कर दी है। देखते हैं वो स्टैंडिंग वेव की पैटर्न कैसी होती है। देखो यहाँ पे देखो, अब क्या है कि स्टैंडिंग वेव में देखो क्या हो रहा है। पहले तो यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं, जैसे कि ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल। ये पार्टिकल हमेशा मीन पोजीशन पे ही रहते हैं, ये पार्टिकल कहीं भी मूव नहीं करते। देन देर आर अदर पार्टिकल्स लाइक दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल, जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इनको हम एंटी नोड्स बोलते हैं। और जो पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे रहते हैं, जिनका एम्पलीट्यूड हमेशा जीरो है, उनको हम नोड्स बोलते हैं। ठीक है, देखो अब और हम एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे जैसे वेव रिफ्लेक्ट करके पीछे जाते जा रही है, वो फॉरवर्ड वेव से बताएं इंटरफियर कर रही है और स्टैंडिंग वेव की पैटर्न बनती जा रही है। तो इस पैटर्न को ही हम स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव में बहुत सारे फर्क होते हैं, वो आप बुक्स में पढ़ सकते हैं। देखो अब क्या होगा, जैसे जैसे ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है, अब वो रिफ्लेक्ट होते होते यहाँ पे पहुंच गई। अब वो इस यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट होगी। अब उसके बाद हमारे पास स्टैंडिंग वेव की पैटर्न नहीं होगी, एक रैंडम सी पैटर्न बनने लगेगी। अब ये स्टैंडिंग वेव नहीं है, अब क्योंकि बहुत सारे रिफ्लेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली, 3-4 वेव रिफ्लेक्ट होकर इंटरफियर कर रही है, तो हमें रैंडम पैटर्न मिल रही है। देखो इसका रीजन भी ये है कि अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने पढ़ा था ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट टू एंड्स में, हमने पढ़ा होगा कि जब स्ट्रिंग दो एंड्स में फिक्स्ड होती है तो हमेशा अगर हमको स्टैंडिंग वेव चाहिए तो उसके लिए कंडीशन होती है कि उसकी लेंथ मतलब एन लैम्डा बाई 2 होती है, उसकी हाफ वेवलेंथ के मल्टीपल में होती है, तभी वो बनती है। और यहाँ पे हमने ये लेंथ रेंडमली चूज करी है और हमने जो सेटिंग्स की है उससे वेवलेंथ भी एक रैंडम आई है। ठीक है, तो अब मैं फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन पे करके स्टैंडिंग वेव बनाऊंगा और देखते हैं क्या होता है। देखो अब ये वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, अब यहाँ से एक वेव रिफ्लेक्ट होगी। हाँ ये बात अलग है कि उसका फेस पाई होगा, मतलब इन दोनों रिफ्लेक्टेड वेव और इस वेव के बीच में फेस डिफरेंस पाई का होगा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों वेव्स अभी भी आइडेंटिकल है। तो देखो अगेन यहाँ पे देखो स्टैंडिंग वेव बनने लगी, ये एंटी नोड है और ये कुछ नोड्स बनने लगे। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है कि फिक्स्ड एंड में ये जो फिक्स्ड एंड वाले होते हैं वो पॉइंट्स हमेशा नोड होते हैं, और वो बात ऑब्वियस सी भी है क्योंकि फिक्स्ड एंड मतलब वो पॉइंट मूव नहीं कर सकता तो वो नोड कहलाएगा। और फ्री एंड में ये वाला पॉइंट हमारा एंटी नोड था। तो देखो ये पैटर्न बन गई। अब ये वेव फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और अब हमारी स्टैंडिंग वेव खराब हो जाएगी। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे एक ब्लू वेव है ना, यहाँ पे देखो kx माइनस ओमेगा टी लिखा है। देखो ब्लू वेव को हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे कलर डिफरेंस थोड़ा सा कम है। ये वाली वेव, ये ब्लू वेव है जहाँ पे मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये फ्रंट डायरेक्शन में जा रही है। देन देयर इज ए ग्रीन वेव जो कि आइडेंटिकल वेव है, दोनों का एम्पलीट्यूड है, ये वाली वेव है ग्रीन वेव, ये हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। मतलब एक हमारी ए एम्पलीट्यूड की वेव फ्रंट डायरेक्शन में जा रही है, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। और हम क्या कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पे इन दोनों का सम करके हम रेड कलर से दिखा रहे हैं, जो कि एक्चुअली में दैट इज नथिंग बट y1 प्लस y2। तो हम देखेंगे कि जब दो आइडेंटिकल वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में जाती है उनको हम ऐड करते हैं तो हमको स्टैंडिंग वेव मिलती है। ठीक है, हम इसको करते हैं, देखो प्ले करते हैं। देखो ब्लू वेव हमारी आगे जा रही है, ग्रीन वेव हमारी पीछे जा रही है। और जब इन दोनों पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे जब ये ऐड होते हैं तो देखो एक पैटर्न आ रही है हमारे पास। जैसे ये देखो इन दोनों वेव के एडिशन में रेड कलर से दिखा रहा हूँ, देखो ये हमेशा एक एंटी नोड है। जैसे इस पॉइंट पे हमेशा नोड बन रहा है तो ध्यान से आप देखो ग्रीन वेव और ब्लू वेव को, ये हमेशा इस पॉइंट पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। जैसे ये हमारा नोड है ना, ब्लू वेव जितना अपर डायरेक्शन में ऊपर है उतना ही ग्रीन वेव हमारी नीचे है, तो दोनों हर समय कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये नोड है तो यहाँ पर भी देख लो। ओके गाइस, सो आई थिंक आज हमने वेव्स के बारे में बहुत कुछ नया सीखा वेव्स को। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जाके जो भी कुछ आपने वेव्स में पढ़ा हुआ है, जो भी आपके नोट्स हैं बुक से आपने पढ़ा है, उससे जाके रिवाइज करना है ना। अब आपको जाके पूरी की पूरी मैथमेटिक्स आप वर्कआउट करनी है वेव्स की, है ना। क्योंकि अब आपने जो भी पढ़ा है जब आप उसकी मैथमेटिक्स कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगे, तो आपको और बेटर वे में समझ में आएगा। एक चीज़ तो समझ लेना, देयर इज नो फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स। तो अगर फिजिक्स को सही ढंग से करना है ना तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आना जरूरी है। तो उसकी जितनी भी मैथमेटिक्स है ना, वेव्स की जितनी भी इक्वेशन है, वो इतने अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि वो इक्वेशन देख के हम विजुअलाइज कर पाए, जैसे हमने अभी यहाँ पे सिमुलेटर पे देखा। अभी ये सिमुलेटर हमेशा नहीं होंगे, हमको इक्वेशन देख के ये सारी चीजें हमारी दिमाग में चलने लगनी चाहिए, हमें विजुअलाइज हो जानी चाहिए ये सारी चीजें, तब समझना कि हमने अच्छे से समझ में आया है, हमको वेव्स अच्छे से समझ में आया है, फिजिक्स को हम अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। दिस वाज प्रतीक जैन, ओवर एंड आउट।